हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 3 जो धातु एवं अधातु, जिसका अंग्रेजी में नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में हम पूरा जानेंगे। आपको पता ही होगा मैं चैप्टर के 2 वीडियो बनाता हूँ। एक तो पूरा एनसीईआरटी में आपको अच्छे से समझाता हूँ, और जो दूसरी वीडियो होती है उसमें क्या करते हैं हम एनसीईआरटी के जितने भी बॉक्स कंटेंट के क्वेश्चन हैं और ठीक है, और जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब हम करते हैं। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो। और साइंस के साथ साथ हम मैथ बाकी सब्जेक्ट भी करते हैं, उनको भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। पहले क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए क्या बोल रहे हैं। 9वीं कक्षा में आपने कई तत्वों के बारे में पढ़ा होगा। आपने देखा कि किस प्रकार तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। वैसे धातु और अधातु के बारे में पहले से ही परिचित है, क्योंकि कक्षा 9 में ही पढ़ के हम आए हैं। धातु आपने, अगर मैं जनरली उदाहरण दूँ, धातु जैसे लोहा, अधातु जैसे कि प्लास्टिक। ठीक है, तो 2 चीज़ मैंने आपको उदाहरण दे दी, आपके मन में क्लिक कर गया होगा कि धातु क्या होता है, धातु क्या होता है, सारा आ चुका होगा, है ना। खैर, अपने दैनिक जीवन में धातु एवं अधातु के उपयोगों पर विचार कीजिए। अब आपको सोचना है कि हम धातु का क्या उपयोग करते हैं, अधातु का क्या उपयोग है। दोनों की ही अलग अलग उपयोगी होती हैं। आपके विचार में कौन से गुणधर्म तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत करते हैं। देखो, जो धातु होता है वो क्या होता है, ठोस होता है। आप कहोगे सर अधातु भी तो ठोस है। नहीं, देखो, अगर धातु को आप जोर से पीटोगे ना तो वो या तो चपटी होगी, अगर जोर जोर से पीटते रहे तो चपटी हो सकती है, एकदम चूरा चूरा नहीं होगा। लेकिन कोई आप अधातु लो, कोई सा भी लो, चाहे प्लास्टिक ले लो, कुछ भी ले लो, लकड़ी ले लो सूखा हुआ, उस पर जब जोर से प्रहार करोगे तो वो एकदम टूट टूट के बुरादा बुरादा टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगा। लेकिन धातु में ऐसा नहीं होगा। अभी हम डिटेल पे पढ़ेंगे हर एक चीज़ को। कह रहे किस प्रकार यह गुणधर्म इन तत्वों के उपयोग से संबंधित हैं। हम इनके कुछ गुणधर्मों को विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले बात करेंगे हम धातु की। किसकी बात करेंगे, धातु की। और धातु के किस गुणधर्मों को हम जानेंगे, भौतिक गुणधर्म। देखो, 2 तरीके के गुणधर्म होते हैं, एक होता है भौतिक, एक होता है रासायनिक। ठीक है, आप कहोगे सर भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। भौतिक गुणधर्म का मतलब जो हमें बाहर से ही दिखने को मिल जाते हैं अपनी आँखों से। और रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, आंतरिक गुण, एक तरीके से बोल सकते हो। तो धातु क्या होता है, धातु को पहला अगर भौतिक गुण की अगर मैं बात करूं तो धातु में पहले गुण होती है धात्विक चमक। ठीक है, मैं एक एक टॉपिक लिख रहा हूं और आपको समझ में आ जाएगा। पहला गुण क्या होता है, धात्विक चमक। कोई भी धातु होता है, जैसे कि मैंने एक धातु ले लिया सोना, चांदी, है ना, कोई भी लोहा, तांबा, कुछ भी अगर ले लोगे तो उसकी एक अलग सी चमक होती है, उनकी क्या होती है, चमक होती है। तो आप क्या लिखोगे, शुद्ध धातुएं चमकीली होती हैं, कि धातु में एक चमक होती है ना, सोने की एक चमक होती है अगर शुद्ध हो तो। ये नहीं कि उसमें मिलावट हो, है ऐसा नहीं। जब आपका धातु शुद्ध होगा तो उसमें एक अलग ही अपनी चमक होती है। तो पहला गुणधर्म तो ये हो गया। नेक्स्ट जो गुणधर्म है, भौतिक गुणधर्म, वो होती है कठोरता। क्या होती है, कठोर मतलब सख्त। जो धातु होगा वो एकदम सॉलिड होगा, सख्त होगा, एकदम ठोस होगा, है ना। कुछ भी ले लो, जैसे लोहा बोल दिया मैंने, तांबा बोल दिया, पीतल बोल दिया, ये सब क्या होते हैं, कठोर होते हैं, सख्त होते हैं। ठीक है, तीसरा गुणधर्म, ये भौतिक गुणधर्म की हम बात कर रहे हैं, क्या होता है, आघातवर्ध। आघातवर्ध, थोड़ा शायद मैं इस पर गलत लिखूँ, आघातवर्ध व तन्यता। आघातवर्ध का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई मैंने लोहा लिया, ठीक है, और उस पर मैं लोहे के हथौड़े से जोर जोर से प्रहार कर रहा हूँ, तो क्या होगा, वो चपटी हो जाएगी। जैसे इतना था ना, इतना ठोस था, तो वो ऐसे चपटी हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्या होगा, आघातवर्ध होगा। कि अगर हम उस पर पीटे तो वो जैसे नहीं होता, चादर के रूप में फैल जाएगी, लेकिन वो टूटेगी नहीं। और तन्यता का मतलब क्या होता है कि अगर कोई वस्तु, कोई धातु है, सोना है, चांदी है, कुछ भी है, लोहा है, तो अगर उसे हम पिघलाएं, गरम करें, तो पिघलाने पर एक पतली तार के रूप में बना सकते हैं। जैसे आपने देखा हो ना, तांबे के तार होते पतले 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 पतले,
सोने की भी तार बना सकते हो। कोई भी लोहा ले लो, कोई भी धातु ले लो, कोई भी सोना चांदी कुछ भी ले लो, कोई भी धातु लो, उसको आप गर्म करो और गर्म करके देखना, इससे पतले तार के रूप में बना सकते हो आप। तो पतले गर्म करके जब पतले तार के रूप में बना सकते हैं, उसे हम बोलते हैं तन्यता। और पीट पीट के लोहे के हथौड़ों से प्रहार कर करके जब उसे हम पतले चादर के रूप में बिछा देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आघातवर्ध। ठीक है, मतलब इन सब आघात करने पर वो टूटता नहीं है, भंगुर नहीं होता, पतली चादरों के रूप में फैल जाता है लेकिन टूटता नहीं है। ठीक है, ये तीसरी प्रॉपर्टी थी। चौथे अगर गुण की बात करें तो ऊष्मीय तथा वैद्युत चालकता। अब आप कोई भी धातु लो, उसे अगर गर्म करोगे तो वो गर्म हो जाएगी। जैसे कोई लोहा लिया, उसको आप नीचे से हीट दो, गर्म करो, तो धीरे धीरे पूरा जो लोहा है वो गर्म हो जाएगा। तो उसमें मतलब ऊष्मा का चालन होता है, उसमें गर्माहट फैलती है। ठीक है, फिर वैद्युत क्या होता है? जैसे आप मजाक में बोल रहा हूँ, जैसे आपने एक लोहा ले लिया, नंगा लोहा है पूरा, मतलब आपने उसको इस लोहा को पकड़ के उसके अगर ऊपर मैं विद्युत रख दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी दे दूंगा, तो आपको क्या लगेगा? करंट। आप झटके से छोड़ दोगे। तो आपने छोड़ा क्यों? क्योंकि उस धातु में क्या पास हो रहा है? करंट पास हो रहा है, विद्युत चालकता है उसमें, विद्युत चल रहा है उसमें। तो उसमें क्या होगा? उसमें ऊष्मीय चालकता भी है, उसमें वैद्युत चालकता भी होती है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ चैप्टर, इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको हर एक टॉपिक के क्वेश्चन आंसर, बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन आंसर सब दूंगा, समझाऊंगा भी और आपको PDF भी दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ये सारे जो गुण हैं वो किसके हैं? भौतिक गुणधर्म हैं। किसके? धातु के। ये मुख्य गुण हैं, इनको आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो NCERT में भी यही सब लिखा हुआ था कि इसमें धात्विक चमक होती है, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना। और ये जितने भी क्रियाकलाप हैं इन्हें आप खुद से पढ़ना। ठीक है, आप इनको खुद से पढ़ना। क्रियाकलाप अगर देखोगे तो आप जो लोहे की जो भी धातु है उसे आप चाकू से काट नहीं सकते हो, क्योंकि वो ठोस होते हैं, है ना। वो मैं बता चुका हूँ। आप आघातवर्ध क्या होते हैं बता चुका हूँ, यहाँ पे लिखा है। आप देखेंगे कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघातवर्ध कहते हैं, है ना। क्या आप जानते हैं कि सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध धातु हैं? आप बोलोगे हाँ जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब धातु के बारे में तो हमने भौतिक गुणधर्म पढ़ लिए, अब हम आते हैं अधातु के बारे में। ठीक है, धातु के भी रासायनिक गुणधर्म है। भौतिक गुण तो पहले देखते हैं, इधर रासायनिक गुणधर्म लिखा हुआ है क्या? हाँ, यहाँ लिखा है, देखिए धातु के रासायनिक गुणधर्म। तो वहाँ पर हम बाद में आएंगे, एक एक तरफ से पढ़ रहे हैं हम। अच्छा, इस क्रियाकलाप को थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये जो क्रियाकलाप 3.5 है ना, देखो जितनी भी ऐसे क्रियाकलाप है ना, ज़रूर पढ़ना आप। आपको अगर साइंस से प्यार करना है, आपको साइंस अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनाना है, तो आपको साइंस एंजॉय करना पड़ेगा, क्योंकि हम साइंस से घिरे हुए हैं। हम जो खाना खा रहे हैं, हम जो उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हग रहे हैं, मूत रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, वो टोटल साइंस से घिरा हुआ है। ठीक है, तो साइंस को समझने के लिए, साइंस से प्यार करने के लिए ये जो एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, क्रियाकलाप, इनको ज़रूर पढ़ना। ठीक है, ये क्रियाकलाप इंपॉर्टेंट है तो मैं बता दे रहा हूँ, बाकी तो इजी तो खुद से ही समझ जाओगे। कहने एल्यूमिनियम या कॉपर का तार लीजिए। जो मैंने एल्यूमिनियम लिया है, जो मैंने कॉपर लिया, वो क्या है? धातु है। तार लीजिए, क्लैप की मदद से इस तार को स्टैंड से बांध दीजिए। ये देखो कि क्लैप की मदद से मैंने तार को बांध दिया, ये धातु का तार है, यहाँ मैंने बांध दिया है। ठीक है, तार के खुले सिरे पर मोम का उपयोग कर एक पिन चिपका दीजिए। ठीक है, ये जो तार का खुला सिरा है ना, यहाँ पर मैंने मोम चिपका दिया, यहाँ पर। ठीक है, ऐसा तार है, तार का खुला मुँह ना, इधर मैंने मोम चिपका दिया। मोम जानते हैं ना, यहाँ मैंने मोम लगा दिया इस तरफ। ठीक है, खुले स्थान पे। कह रहे स्प्रिट लैंप या मोमबत्ती से नीचे से ना मैंने आग जला दी। मैंने बोल रहा था ना, जिसमें जो मैंने गुण नहीं बताया था आपको अभी,
लास्ट वाला कि इसमें वैद्युत चालन होता है, इसमें ऊष्मीय चालन होता है, उसका प्रयोग दिखा रहे हैं। इसको मैंने गर्म करना शुरू कर दिया, इस लोहे की छड़ को। ठीक है, तो लोहे की छड़ जब आप गर्म करेंगे ना, कुछ समय बाद देखोगे ये जो मोम है वो पिघलना शुरू हो जाएगा। वो मोम क्या होगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। और पिघलना शुरू हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि इस रॉड में ऊष्मा का चालन हो रहा है। ऊष्मा यहाँ से वहाँ चल रही है। यहाँ पर गर्म कर रहे हो लेकिन यहाँ तक गर्म हो जा रहे हैं। खाली यहाँ गर्म नहीं होगा, पूरा गर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो, ऊष्मा का चालन हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई है ना। मोमबत्ती तो आपने यहाँ नहीं लगाया था, मोमबत्ती का तो हमने यहाँ लगाया, यहाँ कैसे पिघल सकता है? तो क्यों पिघला? क्योंकि ऊष्मा का चालन हुआ। ठीक है, तो ये क्रियाकलाप से स्पष्ट हो गया। अब हम आते हैं अधातु। ठीक है, धातु जैसे भौतिक गुणधर्म होते हैं ना, वैसे अधातु के भी भौतिक गुणधर्म होते हैं। ठीक है, अधातु, अधातु क्या होते हैं? इनका उल्टा होता है, धातु का उल्टा होता है अधातु। क्या लिखा है? पिछली कक्षा में आप अध्ययन कर चुके हैं कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि सभी क्या हैं? अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव होती है। ऐसे ये जो अंडरलाइन कर लिया करो इनको, ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है ना ऐसे कि ऐसे एक अधातु का नाम बताओ जो द्रव अवस्था में पाई जाती हो, तो आप क्या लिखोगे? ब्रोमीन। फिर क्या करें? तो एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। क्या इसके अलावा सारी अधातुएं या तो ठोस या फिर गैस होती हैं। अधातुएं या तो ठोस अवस्था में मिलेंगी आपको या फिर गैस अवस्था मिलेंगी। द्रव अवस्था में बहुत ही कम मिलती हैं, और एक ही है, वो है फिलहाल क्या? ब्रोमीन। क्या धातुओं के समान अधातुओं के भी कुछ गुणधर्म होते हैं? आइए पता करते हैं। जी बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप दी रखी है, वो से आप खुद पढ़ लेना। ठीक है, तो देखो अधातुओं में क्या गुणधर्म होते हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं अधातुओं के बारे में? जो तत्व धातुओं के समान व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते अधातुएं कहलाती हैं। सीधा सीधा आप कहना क्या मतलब है कि भाई जो धातु नहीं है वो क्या है? अधातु है। जो धातु नहीं होगा वो अधातु होगा, सीधी सी बात है। अगर आपसे पूछे भाई धातु क्या है, अधातु क्या है, आप कहोगे जो तत्व या जो भी वस्तु धातु के गुणधर्म को प्रदर्शित नहीं कर रहा है वो अधातु है। मतलब जो मैंने आपके 4 भौतिक गुणधर्म बताए थे, अगर उसको वो नहीं दर्शा रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि वो जो वस्तु है वो क्या है, वो जो तत्व है वो क्या है? अधातु है। ठीक है, तो ये जो मैंने 4 गुणधर्म लिखे थे ना, वो नहीं होता है। वो नहीं होता है किसमें? अधातु में। अधातु में धात्विक चमक नहीं होगी। चमक जो बंद की जाती है वो पॉलिश वॉलिश लगा के की जाती है, खुद की चमक नहीं होती उसकी। वो कठोर भी नहीं होता है। जैसे आप मिट्टी ले लो, जैसे आप प्लास्टिक ले लो, उस पर ऐसे प्रहार करोगे तो वो टूट के भंगूर हो जाएगी, है ना, टूट के बिखर जाएगी। आघातवर्ध नहीं होता है। ठीक है, आघातवर्ध नहीं होता है मतलब उसको पीटोगे ना तो पतली चादर नहीं बनेगा, वो एकदम चूरा चूरा हो जाएगा। उसमें ऊष्मीय और वैद्युत चालन नहीं होता है। वैद्युत चालन नहीं होता है, ऊष्मीय का चालन भी नहीं होता। वो ऊष्मा दोगे तो वो जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को नीचे अगर आग लगा दोगे तो ऊष्मा पकड़ के वो पूर्ण ऊष्मा का चालन उसे एकदम नष्ट कर देगी। और अधातु में वैद्युत का चालन भी नहीं होता। तो ये सारे गुण अधातु में नहीं होते। ठीक है, तभी तो उसे अधातु बोला गया है। अगर सारे गुण होते तो क्या बोलते हैं उसको? धातु बोलते हैं। ठीक है, तो अधातु के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। आइए थोड़ा बहुत और पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ लिखा है सारणी 3.1 में लिखे परीक्षणों के आधार पर अपनी कक्षा में धातुओं तथा अधातुओं के सामान्य गुणधर्मों की चर्चा कीजिए। आप निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँचे होंगे कि केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ही तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कोई अधातु ऐसे भी हैं जो कि बहुत कठोर भी हो सकते हैं। सिर्फ भौतिक गुणधर्म के आधार पर हम धातु और अधातु का पता नहीं लगा सकते।
कभी कभी क्या होगा, कोई अधातु की भौतिक गुण धातु के भौतिक गुण से मैच हो रहा होगा। तो अगर मैच हो रहा होगा एक आध गुण, तो आप थोड़ी ना उसको धातु बोल दोगे। बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे। जैसे अगर मैं बोलूँ एक गीली लकड़ी है, एक गीली लकड़ी है, गीली लकड़ी में ना आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो विद्युत का चालन हो रहा होगा। तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि जो लकड़ी है, जो गीली लकड़ी है, वो एक धातु है क्या? नहीं है। तो कभी कभी क्या होगा कि कुछ भौतिक गुण, एक आध भौतिक गुण ना मैच हो रहे होंगे धातु में भी और अधातु में। तो सिर्फ भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु की पहचान कर पाना ये गलत हो जाता है। तो उससे बचने के जो सबसे बेहतरीन तरीका है कि भौतिक गुणों के साथ साथ हमें धातु और अधातुओं के रासायनिक गुणों का भी पता होना बहुत ज़रूरी है। अभी तक तो हम भौतिक गुण पढ़ रहे थे, अब रासायनिक गुणों के बारे में भी हम जानेंगे। जैसे यहाँ पर टॉपिक है ना, अभी आ रहे हैं, इन क्वेश्चनों को भी अभी करना है हमें। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। कह रहे मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे धातु का नाम बताओ जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। तो वो क्या होगा? मरकरी। ठीक है। कह रहे हैं क्रियाकलाप 3.5 में आपने देखा कि धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन गैलीनियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम है। यदि आप अपनी हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो ये पिघलने लगेंगे। मतलब इतना हमारे हाथ की जो गर्माहट होती है ना, उसी से वो धातु पिघलने लगेगा। मतलब उसका जो गलनांक है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। वैसे तो धातुओं का जो गलनांक होता है ना वो उच्च होता है, लेकिन कुछ धातु ऐसे भी हैं जिनकी जो गलनांक है वो बहुत कम है। हमारे हाथ की गर्मी से ही वो पिघलना शुरू हो जाते हैं। बताओ तो कितना उसका गलनांक कम है। गलनांक क्वथनांक समझते हो ना? गलनांक का मतलब वह ताप जिस पे वो गलना शुरू हो जाए। गलना का मतलब पिघलना शुरू हो जाए। और क्वथनांक का मतलब होता है जमना। ठीक है, किस ताप पे वो वस्तु, वो धातु जमना शुरू हो जाएगी। कह रहे हैं आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। अभी मैंने बताया था कि धातु में चमक होती है, तो आयोडीन तो अधातु है, उसमें भी तो चमक है, तो आप उसको धातु बोल दोगे क्या? नहीं ना। तो सिर्फ भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु की पहचान कर पाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तर्क में आ जाता है कि भाई तूने तो बोला था कि धातु में चमक होती है, इधर देख मैं तेरे को दिखा दे रहा हूँ आयोडीन, ये तो चमक मार रहा है, तो इसे धातु बोलेगा क्या? तो आप बोलोगे नहीं, सिर्फ धातु अधातु की पहचान भौतिक गुणों के आधार पर नहीं की जा सकती। ठीक है, हमें अधिक अगर सॉलिड एविडेंस देना है हमें, तो रासायनिक गुणों धर्मों के ऊपर जाते हैं। होता है ना, क्राइम सीन्स होता है तो सिर्फ सबूतों को नहीं देखते हैं, मतलब गवाहों को नहीं देखते हैं। गवाह तो खरीदे भी जा सकते हैं, झूठ बोल देगा अरे मेरे दोस्त है मैंने बोल दिया। वो क्या देखता है? सबूत देखता है, फिंगरप्रिंट्स देखता है वो क्राइम सीन्स पे, है ना, और जांच करता है बारीकी से। तो हम बारीक जांच किससे की मदद से करते हैं विज्ञान में? रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है थर्ड पॉइंट में? कार्बन एक ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। प्रत्येक रूप को अपर रूप कहा जाता है। इस अपर रूप के बारे में आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे केमिस्ट्री में, है ना। कह रहे हीरा कार्बन का एक अपर रूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है एवं इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत उच्च होता है। कार्बन का एक अन्य रूप भी है ग्रेफाइट। जैसे पेंसिल नहीं होती, पेंसिल के अंदर जो काला काला नहीं होता है उससे हम क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट बोलते हैं, जो कि विद्युत का सुचालक है। ठीक है, अगर वो काले लकड़ी में ना मैं करंट डाल दूं तो आपको करंट लगेगा, मतलब बिजली लगाऊंगा तो आपको करंट लगे, झटका महसूस होगा। मतलब उसमें क्या होता है? उस विद्युत का चालन होता है। फिर क्या बोला? क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती हैं कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। ये धातु हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि धातु कठोर होती हैं भौतिक गुणों में, लेकिन ये धातु तो इतनी मुलायम है कि आप उसको चाकू से भी काट दे रहे हो। तो ये तो उसका गुण को संतुष्ट नहीं कर रहा है कि कठोर होता है, लेकिन ये धातु है भाई। तो धातु होते हुए भी ये कठोर नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु की पहचान नहीं हो सकती। इन तत्वों से प्रतीत होता है हमें। ठीक है, तो धातु और अधातुओं को अधिक से जानने के लिए हमें उनके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में भी पता होना चाहिए।
ठीक है। सो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अच्छा, इससे पहले जो कुछ क्वेश्चन है इनके आंसर्स करने बहुत ज़रूरी है, आंसर देने हमें बहुत ज़रूरी है ना। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, ऐसे धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। कमरे के ताप पर द्रव कौन सी होती है, अभी मैंने बताया था मरकरी। पहले वाले का आंसर क्या होगा, मरकरी। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, कौन सी धातु है, अभी मैंने बताया, जस्ट पहले पढ़ा, लिथियम सोडियम। एक लिखना है तो आप दो लिख दो, लिथियम और सोडियम। फिर तीसरा क्या बोला है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन होती है, ठीक है, चांदी। तो सोना चांदी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चालक, मतलब उसमें करंट बहुत ज़्यादा पास होता है। तो आप कहोगे सर हमारे जो तार वार होते हैं वो एल्यूमिनियम के क्यों होते हैं, क्योंकि सोने चांदी तो बहुत महंगे है यार, वो कहाँ लगेगा बताओ, वो तो चोरी हो जाएगी, 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। इतना पैसा लगाने के बाद सरकार लगाएगी भी और चोरी हो जाएगी, है ना, चोरी भी होगी और बहुत महंगी भी है, जिसे अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल है। तो सोना चांदी नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, एल्यूमिनियम। चौथा क्या, ऊष्मा की कुचालक होती है, ऐसा धातु का नाम बताओ जो ऊष्मा की क्या है, कुचालक है। लेड, लेड जो होता है ना, लेड, वो ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक। शीशा, ठीक है, जो शीशा है ना वो ऊष्मा की क्या है, कुचालक है। आघातवर्त तथा तन्य क्या है, आघातवर्त मैंने अभी आपको बताया क्या होता है। आघातवर्त का अर्थ यह है कि धातुओं का वह गुणधर्म जिसके कारण उन्हें हथौड़े से पीट पीट कर बगैर टूटे पतली चादरों में रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। और तन्य क्या होता है, तन्य का यह अर्थ है कि धातुओं का वह गुणधर्म जिसके कारण उन्हें खींच खींच कर पतले तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। ये लिख लेना, मैंने बोल दिया है, आप आराम से सुन सुन के लिख सकते हैं, ठीक है। देखो लिख लिख के पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ सुन लोगे, एक कान से सुनोगे दूसरे कान से बाहर निकल जाएगा। जब पढ़ने बैठो आपके पास भी एनसीईआरटी होनी चाहिए, एक नोटबुक होनी चाहिए, वहाँ पे लिखते भी रहो जो जो कीवर्ड्स होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। धातु के भौतिक गुणधर्म तो हमने पढ़ लिए थे, अब हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। क्रियाकलाप जो भी था चलो छोड़ो, यहाँ पर धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है, दहन का मतलब होता है जलाना, ठीक है। कह रहे क्रियाकलाप 3.8 में आपने देखा कि वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। जब मैग्नीशियम को हम जलाते हैं ना तो श्वेत ज्वाला निकलती है। क्या सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करती हैं, आइए निम्न क्रियाकलापों द्वारा इसे जांच करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्रियाकलाप पढ़ लेना आप। मैं क्या करता हूँ, धातुओं की जो मेन रासायनिक गुणधर्म है ना उनकी बात करता हूँ, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पर इसे जानना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। कह रहे लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। मतलब अगर आपको कोई वस्तु जलानी है ना तो आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, अगर वहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो वो जलेगी नहीं, सीधी सी बात है। तो धातु को जलाने के लिए, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। धातु है उसमें ऑक्सीजन की अभिक्रिया होगी तो क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड। ये लिखना, ये लिखना आपको कॉपी में कि धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड बनाता है। उदाहरण देखो, जैसे मैंने कॉपर ले लिया, यहाँ पर कॉपर के 2 मोल हैं, ठीक है। कॉपर लिया, ये ऑक्सीजन है, कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड, COO का 2 मोल, कॉपर ऑक्साइड के 2 मोल। फिर और एक उदाहरण देखो, ये उसका उदाहरण है। और एक उदाहरण क्या, मैंने एल्यूमिनियम लिया, एल्यूमिनियम के मैंने 4 मोल लिए हैं और ऑक्सीजन के मैंने 3 मोल लिए हैं। मतलब एक धातु लिया है, मैंने ऑक्सीजन लिया है और क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 के 2 मोल, ठीक है। तो ये 2 सही है। अब इसमें क्या लिखा है देखिए,
हम जानते हैं, यहाँ से हम जानते हैं धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर नंबर 2 में आपने क्या पढ़ा था कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षारकीय प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन क्या बोल रहे हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये भी तो धातु ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड ये भी धातु ऑक्साइड है, जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसे धातु जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भैया उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे उदाहरण यहाँ पर है, ये क्या है, धातु ऑक्साइड है, अभी हमने पढ़ा था एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, Al2O3 लिया, मैंने ले लिया अम्ल। ठीक है, मैंने क्या ले लिया, अम्ल HCl। धातु ऑक्साइड को मैंने अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया, AlCl3 बना और पानी बना। ये क्या है, मेरा लवण है और ये क्या है, मेरा जल है। फिर देखो, फिर मैंने वही लिया धातु ऑक्साइड Al2O3, अब की बार मैंने क्षार लिया NaOH, तो यहाँ से क्या बन गया, ये मेरा लवण बन गया NaAlO2 और पानी। तो मैंने धातु ऑक्साइड लिया, मैंने क्षार लिया, पहले वाले में मैंने अम्ल लिया था तो लवण और जल उसमें भी बना। फिर मैंने वही धातु ऑक्साइड लिया, अब मैंने लिया क्षार NaOH, तो ये धातु ऑक्साइड ये क्षार मिलके क्या दे रहा है, लवण दे रहा है और जल दे रहा है। तो ये क्या हो गए, उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, ये चीज़ लिख ली, पढ़ ली, बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। सोडियम ऑक्साइड एवं पोटेशियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से जल में घुलकर क्षार प्रदान करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या एग्जाम्पल है, घुलकर क्षार प्रदान करते हैं ना, जैसे ये Na2O है, पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या दे रहा है, क्षार दे रहा है NaOH। फिर ये देखो K2O है, सॉलिड है, पानी के साथ घुलकर क्या दे रहा है, क्षार दे रहा है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट जो अभी ये है कि धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो देखो धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड देता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, सीधी सी बात है, इतना याद रखना, यहाँ लिखा होगा, ये आपको याद रखना है कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड देती है और हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। इसको याद रखना, धातु प्लस जल, तीर का निशान, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसी से आप लिख सकते हो। जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड देती है और हाइड्रोजन गैस देती है, और धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड देती है। धातु ऑक्साइड जो बनेगा ना, उसे आप जब जल के साथ अभिक्रिया कराओगे तो क्या देगा, धातु हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये कॉपी में लिखना है आपको। और जैसे उदाहरण है, पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब जिसमें वो अभिक्रिया करने के बाद ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है, इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है। जैसे ये उदाहरण है, ये मेरा क्या है, पोटेशियम है, उस पर मैंने पानी मिलाया तो क्या बन गया, KOH, और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई, यानी कि ये क्या है, धातु ऑक्साइड है। ठीक है, ये धातु ऑक्साइड है, धातु हाइड्रोक्साइड है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई, और ये क्या बन गया, ऊष्मीय ऊर्जा में। मतलब ये कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऊष्मा रिलीज हो रही है यहाँ से। फिर क्या बोला है, जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है और यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। मतलब जो ऊष्मा होती है वो ना के बराबर आती है। ये चीज़ हो गई। तो मेन मुद्दा क्या था इस टॉपिक का, कि जल के साथ अभिक्रिया कैसे होती है।
धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देती है, धातु ऑक्साइड देती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। इसे लिखना है और ये उदाहरण दे देना, बहुत हो जाएगा। ठीक है, अगला जो टॉपिक है ये भी उदाहरण है, इनको भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। सिंपल याद करने का जो तरीका है वो क्या है, आपको ये याद करना है कि धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती है। मैंने याद नहीं किया, मेरे को इससे याद हो गया, आपको ये लिखना है, इसी से आपका पूरा परिभाषा बन जाएगा। धातु प्लस तनु अम्ल, तीर का निशान लवण प्लस हाइड्रोजन। तो आप क्या लिखोगे, जब धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है वो लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती है। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, सो इसके लिए अगर आपको उदाहरण लिखने हैं ना तो मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी में उदाहरण नहीं है ना, आपके पास उदाहरण मिसिंग हो रहा है, तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे मैंने क्या लिया, एक धातु लिया Mg। Mg का मतलब क्या है, मैग्नीशियम। ये किस अवस्था में, सॉलिड, यानी कि सॉलिड अवस्था में। मैंने ले लिया अम्ल। अम्ल क्या ले लिया मैंने, HCl के 2 मोल ले लिए। तो तीर का निशान क्या बनाएगा, बनाएगा लवण, यानी कि MgCl2। फिर क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी, यानी कि H2। ये इसका उदाहरण हो गया एक। मैं आपको और एक उदाहरण दे देता हूँ, क्योंकि एक उदाहरण कम पड़ जाएगा। तो दूसरा उदाहरण है Zn, ये भी सॉलिड अवस्था में। फिर मैंने ले लिया 2HCl, फिर से मैंने ले लिया अम्ल, क्योंकि ये प्रबल अम्ल आता है ना। HCl आपको पता है प्रबल अम्ल है, एक्वस अवस्था में होता है। ये लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेन चीज़ यही है, Mg + 2HCl। ठीक है, फिर क्या बनाएगा ये लवण। लवण क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका Zn, यहाँ से Cl2 + H2। ठीक है, उदाहरण नहीं था, ये उदाहरण आप नीचे लिख देना इसके, तो ये भी हो जाएगा। जो करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ गाइस। ठीक है, अम्लों के साथ अभिक्रिया भी हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुओं कैसे अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक है, अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो यहाँ से पढ़ेंगे, अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन गलित अवस्था में विस्थापित कर देते हैं। नेचुरल चीज़ है, देखो नेचुरल चीज़ क्या है, एक कमज़ोर है और एक ताकतवर है। तो ताकतवर हमेशा क्या करता है, कमज़ोर को हटाने का प्रयास करता है ना। ये आराम से इसको हटा देगा क्योंकि ये ताकतवर है। तो उस वही चीज़ पूरी यूनिवर्स में फैली हुई है, हर चीज़ पे अप्लाई होता है। अमीर इंसान गरीब इंसान को दबाता है ना, ताकतवर कमज़ोर को दबाता है, वही चीज़ हर चीज़ जगह फैली हुई है। कह रहे अभिक्रियाशील, जो ज़्यादा अभिक्रियाशील है ना, अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है। ठीक है, पिछले खंड में हमने देखा कि सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती है। ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे भी हम, क्यों नहीं होती है। एक टॉपिक आएगा सक्रियता श्रेणी, उसके बाद हम जानेंगे। कह रहे पिछले खंड में हमने देखा कि सभी धातुएं की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती है। हमने ऑक्सीजन, जल एवं अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रिया की जांच की, अभी मैंने बताया था ना एक एक करके। लेकिन सभी धातुएं इन अभिकर्मों को एक साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, इसीलिए हम सभी धातुओं के नमूने को अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में नहीं रख सकते। ठीक है, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है सक्रियता श्रेणी। इसे चाहो तो आप लिख लेना, धातु उसका लवण विलयन, ए का लवण विलयन और धातु भी अलग कर देते हैं, इसे लिख लेना चाहो तो। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक सक्रियता श्रेणी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि आपको फ्यूचर में भी हेल्प करेगा। ठीक है, जो भी आप आज पढ़ रहे हो साइंस में वो ज़िंदगी भर हेल्प करेगा। अगर बड़ी कक्षाओं में भी साइंस लेते हो तब भी ये सब चीज़ें चाहिए होंगी हमें। कहते हैं सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मतलब धातुओं के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, पहले सबसे कमज़ोर, ठीक है, फिर उससे ज़्यादा ताकतवर, फिर उससे ज़्यादा ताकतवर। अवरोही का पता होता है ना आपको, अवरोही।
कह रहे हैं विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, मतलब सक्रियता श्रेणी क्या होती है? अवरोही का क्रम का मतलब क्या? पहले बड़ा फिर छोटा सा, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, इस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो सक्रियता श्रेणी क्या होती है? सक्रियता श्रेणी वह होती है जिसमें सबसे बलवान जो है वो सबसे ऊपर रहता है, फिर उससे छोटा नीचे। सक्रियता श्रेणी वह सोचिए जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ऐसे लिख सकते हो। उदाहरण बता रहा हूँ, ये देखो, जो पोटेशियम है सबसे अधिक क्रियाशील है, और ये जो नीचे तीर का निशान बना वो घटती हुई क्रियाशीलता को प्रदर्शित कर रहा है, नीचे घट रहा है। पोटेशियम के बाद क्या होता है? सोडियम, उसकी क्रियाशीलता इससे थोड़ी कम है, उससे क्रियाशीलता और कम है कैल्शियम की, उससे कम है मैग्नीशियम की, उससे भी कम है एल्यूमिनियम की, उससे भी कम है जिंक की, उससे भी कम है फेरस आयरन की, उससे भी कम है लेड की शीशे की, उससे भी कम है हाइड्रोजन की, उससे भी कम है कॉपर की, उससे भी कम है मरकरी की, उससे भी कम है सिल्वर की, और उससे भी कम है गोल्ड की। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? सक्रियता श्रेणी। आगे समझ में? इस पे भी प्रश्न बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें बॉक्स के कंटेंट भी इस बार हम क्या कर रहे हैं, साथ ही साथ क्वेश्चन को करते हुए जा रहे हैं। अगर मैं लिखवा नहीं रहा हूँ तो आपको बताऊंगा ज़रूर कि इसमें से कैसे क्या होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ हमारा बॉक्स कंटेंट में, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? मैं लिखाऊंगा नहीं लेकिन बोलूँगा, ध्यानपूर्वक सुनना, आप फिर आप अपने कॉपी में लिख भी लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखो, सोडियम धातु का जो ज्वलन होता है ना, एक ताप दिया जाता है कि जिस ताप पे वो चीज़ ना जलनी शुरू हो जाती है ना। तो जो सोडियम धातु होता है उसका जो ज्वलन ताप है ना वो बहुत ही कम होता है, मतलब थोड़ा सा ऊष्मा दोगे ना तो वो जलना लग जाता है भाई। तो क्या कहते हैं, क्योंकि आपको पता है जलाने के लिए क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। पानी में भी नहीं रख सकते क्योंकि पानी क्या होता है एक्चुअली? H2O होता है ना पानी, H2O, उसमें भी तो ऑक्सीजन है। तो पानी में भी नहीं रखते, कहाँ रखते हैं? केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि सोडियम को जैसे ही आप बाहर निकालोगे हवा में क्या है? वायुमंडल में क्या? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेगा, और जैसे ही ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा जल जाएगा, जलने लग जाता है। तो मैजिक दिखाते हैं, मैजिक शो में होता है ना, उसमें क्या करते हैं, जो जादूगर होता है ना वो लाता है सोडियम, वो रखता है केरोसिन में डुबोकर, बाहर ला के ऐसा हाथ करता है तो आग में हाथ जल जाता है, आग जलने लगती है। लोग करते हैं अरे भाई जादू कर दिया इसने। तो जादू नहीं है वो, क्या है? साइंस है। तो सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम का जो ज्वलन ताप होता है वो अत्यंत कम होता है। ठीक है, वो बहुत ही कम ताप पर जलने लग जाता है, इसलिए उसे केरोसिन में डुबोकर ही रखा जाता है। ठीक है, आए समझ में? ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार बोर्ड एग्जाम में। अब ये जो क्वेश्चन है इसके लिए भी मैं आंसर दे रहा कि इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया क्या होगी? जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया क्या होगी? जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी की मैं अभिक्रिया क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ, बाकी मैं नहीं करवा रहा। ठीक है, देखो, भाप के साथ आयरन, भाप क्या होता है? आयरन क्या होता है? भाप में यानी कि पानी टाइप होता है ना, जब भाप ऐसे रखते हो तो हाथ नमी पानी हो जाता है। तो भाप बोले तो H2O, पानी के मैंने 4 मोल ले लिए, और आयरन बोले तो Fe के मैंने 3 मोल ले लिए। Fe क्या है? धातु है। H2O क्या है? जल है। भाप क्या है? जल है। धातु की जल के साथ अभिक्रिया क्या देती है? धातु ऑक्साइड Fe3O4, और हमें क्या मिल जाएगा? हाइड्रोजन देती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो हाइड्रोजन गैस के 4 मोल अभी जस्ट पढ़ के आए हो आप, तो ये पहले वाले का आंसर हो जाएगा। दूसरे वाले का आंसर में क्या बोल रहे हैं? जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया और फिर जल के साथ पोटेशियम की अभिक्रिया। ठीक है, तो पहले जल के साथ H2O के 2 मोल लिए, किसकी अभिक्रिया बोल रहे हैं? कैल्शियम Ca। तो क्या हो जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस और H2, जल के साथ कैल्शियम। ठीक है,
फिर क्या बोला, जल के साथ पोटेशियम, तो जल का फिर से मैंने 2 मोल ले लिए पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम का मतलब होता है के भी मैंने 2 मोल ले लिए, तो ये क्या बन जाएगा 2KOH। सिंपल हो गया आराम से। ठीक है, ये चीज़ मैं बाद में समझा दूंगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, यानी ऊपर के क्रियाकलापों में आपने कई अभिकर्मकों के साथ धातुओं की अभिक्रियाएं देखी। धातुएं इस प्रकार की अभिक्रिया क्यों प्रदर्शित करती हैं? 9वीं कक्षा में अध्ययन किए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्मरण कीजिए। हमने जाना कि संयोजकता कोश पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रिया बहुत कम होती है। जो उत्कृष्ट गैस होती है, उस उत्कृष्ट क्या होती हैं, जिसके अष्टक पूर्ण होते हैं, जिसकी जो कक्षाएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं इलेक्ट्रॉनों की। अरे जो अमीर बंदा होता है ना, जिसके पास बहुत सारे पैसे, वो खुद काम नहीं करता, वो लोगों से काम करवाता है। तो हर एक इंसान, हर एक इलेक्ट्रॉन, हर एक तत्व सोचता है कि मैं उत्कृष्ट बन जाऊं। इंसान सोचता है मैं अमीर बन जाऊं, इलेक्ट्रॉन सोचते हैं, जो तत्व सोचता है मेरे कक्ष पूर्ण हो जाए बाहर के, ताकि मेरे को और काम करना ना पड़े, मैं बैठा बैठा रहूं, मस्त रहूं, है ना। तो हर एक इंसान सोचता है कि मेरे को काम करना ना पड़े, मेरे को पैसे मिलते रहे, मैं खाता पीता रहूं, मौज करूं, काम ना करूं। तो वैसा ही हर एक तत्व भी सोचता है कि मेरे बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन कक्षक पूर्ण हो जाए, मैं उत्कृष्ट हो जाऊं और मेरे को फिर क्रिया करनी बंद कर देनी पड़े, मैं क्रियाशील ना रहूं, है ना। तो वही चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, क्योंकि अगला जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में हम जानेंगे। और यहाँ पर कुछ दे रखा है, इसको भी मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इसके बारे में जानते हैं। ये जो उदाहरण है इसके भी मैं आपको समझाता हूँ पहले ढंग से। टॉपिक क्या है, आपको और क्वेश्चन कराऊंगा ढेर सारे इसके। अभी तो बस हम NCERT समझ रहे हैं ना, इसके अलावा टॉपिक वाइज हम चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, इस टॉपिक पे 1 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है। और इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाने के लिए ना आपको इलेक्ट्रॉनों का जो परमाणु क्रमांक है वो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर Mg लिखा है, Mg का मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम। तो ये सब आपको पता होना चाहिए भाई, है ना। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। तो कक्षक का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। प्रथम कक्ष है, ये द्वितीय कक्ष है, ये तृतीय कक्ष है, ये n = 1, n = 2, n = 3। तो कक्षकों को भरने के लिए एक नियम होता है 2n²। अगर आपको प्रथम कक्षक को भरना है, प्रथम कक्ष के लिए क्या होगा, n = 1 रखोगे तो 2 × 1, पूरा करके दिखा रहा हूँ, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 1 = 2। तो प्रथम कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, 2। अब द्वितीय कक्ष के लिए निकालो, पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। द्वितीय कक्ष के लिए अधिकतम, उससे ज़्यादा नहीं भर सकते, उससे कम भर जाएंगे लेकिन ज़्यादा नहीं भरेगा। n = 2 रखो सूत्र में, 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तृतीय कक्ष में n = 3 रख दोगे, 3 3 9 18 आ जाएगा। संयोजकता की जो कक्षा चलेगी, या तो फिर पहले कक्ष में 2 भरे जाते हैं अधिकतम, दूसरे कक्ष में 8, तीसरे में 18, ऐसे चलता रहता है। तो ये नियम, ये फॉर्मूला याद रखना है। पहले कक्ष में कितने भर जाएंगे अधिकतम, 2, दूसरे में 8, तीसरे में अधिकतम 18। ठीक है, ऐसे चलता रहता है। अब आ जाओ इसमें मैग्नीशियम के बारे में बोले हैं। सो आपको तत्व दे देगा, जैसे कि सूत्र में ऐसे बोल देगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन, यहाँ पर है NaCl ना, इसका बनाना पड़ेगा।
बोलेगा NaCl का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए, है ना, ऐसे बोल देगा क्वेश्चन में, 2 नंबर में दे देगा। अगर आपको सोडियम का परमाणु क्रमांक नहीं पता, आपको क्लोरीन का परमाणु क्रमांक नहीं पता, तो आप बना ही नहीं सकते। तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है, आपको 1 से लेकर 30 तक तो याद होने चाहिए, कम से कम 1 से लेकर 30 तक आपको परमाणु क्रमांक सीरियल वाइज प्रतीक के सहित याद होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है ना, बेरिलियम का 4 होता है, बोरोन का 5 होता है, कार्बन का 6 होता है। ऐसे पता होना चाहिए सीरियल वाइज। कहाँ तक, कम से कम 30 तक। 30 तक नहीं पता है तो काम नहीं चलेगा, ठीक है, फिर क्वेश्चन नहीं। और ये ज़िंदगी भर हेल्प करेंगे आपको, कक्षा 10 में, 11 में, 12 में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी। तो मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 परमाणु क्रमांक। अब इसका क्या बनाना है, संयोजकता देखनी है। तो मैंने अभी क्या बोला था, पहली कक्षा में अधिकतम 2 आते हैं, दूसरे में 8, फिर 18, ऐसे चलता है। तो 12 में से पहले कक्षा में तो 2 आ गए, कितना बचा, फिर कितना आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 8, फिर आएगा 8, 2 और 8 कितने हो गए, 10 है, कितने, 12, 10 हो गए, 10 घटा दो, बचे कितने, 2। तो लास्ट में कितना बचेगा, 2। पहले में अधिकतम 2 आ सकते थे, दूसरे में अधिकतम 8 आ सकते थे, 2 और 8 10, कितने बच रहे हैं, 2। तीसरे वाले में 2 बचेगा, ठीक है। सो मैग्नीशियम देखो, 2 8 2 लिखा। अब अष्टक नियम पढ़ोगे आप, है ना, अष्टक नियम। अष्टक नियम क्या कहता है कि मेरे अष्टक पूर्ण हो जाए। 8 जब पूर्ण हो जाता है ना, तो ये एक्स्ट्रा है, इसके पास थोड़ा ज़्यादा है। अब इसको बनाने के लिए तो 18 चाहिए, अब उतना तो नहीं मिल सकता, तो अष्टक यहीं पे पूर्ण हो गया, तो इसके पास 2 ना एक्स्ट्रा हैं, 2 क्या हैं, एक्स्ट्रा हैं। तो एक्स्ट्रा को प्लस में लिखा जाता है, जब भी सेंस आएगा एक्स्ट्रा तो उसको लिखा जाएगा प्लस में। तो यहाँ पर प्लस कितने हैं, 2। तो इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, क्योंकि ये अष्टक पूर्ण होने के बाद इसके पास 2 ज़्यादा बच रहे हैं, तो इसको ऐसे लिखा जाता है Mg2+। 2+ का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं। यानी कि इसको अगर प्रॉपर वे में समझाया जाए, Mg2+ है, इसमें अगर प्लस में 2 लिख रहे हो तो इलेक्ट्रॉन की में आपको यहाँ माइनस लिखना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस में, ठीक है। चीज़ों को समझना, लिखना आराम से। Mg हो गया। अब बात करते हैं, जैसे क्लोरीन है, अष्टक नियम 8 का सेंस बहुत ज़रूरी है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। पहले में कितने आ सकता है, 2, दूसरे में अधिकतम कितना आ सकता है, 8, 2 और 8 10 हो गए, कितने बचे, 7। अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं हर एक चीज़, तो देखो अष्टक पूर्ण के ये 7 के आसपास है, इसको बस कितना चाहिए, एक और चाहिए इसको, इसके पास एक्स्ट्रा नहीं है, इसके पास चाहिए। जब भी लगेगा इसको कि हमें चाहिए, तो चाहिए का मतलब होता है नेगेटिव। कितना चाहिए इसको, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि क्लोरीन पे 1 माइनस लग जाएगा, 1 माइनस। और इधर प्लस में हो रहा था, इधर होगा, देखो क्लोरीन का अगर प्रॉपर लिखा जाएगा तो इधर लगेगा, इस तरफ जोड़ना पड़ेगा, उस तरफ नहीं जुड़ेगा, ये इस तरफ जुड़ेगा, बाएं तरफ, और इसको लिखा जाएगा क्लोरीन नेगेटिव, ऐसे। इसको इसका मतलब इसको एक चाहिए अष्टक पूर्ण करने के लिए, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ ये तो मैं एक पर्टिकुलर का बता रहा था। जैसे क्वेश्चन में हमें दिया था ना MgCl, इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना में बनाना था। देखो आप Mg लिखोगे, आप Cl लिखोगे, ऐसे, ठीक है। MgCl का बनाना है तो हमें हमेशा बाहरी कक्ष देखनी होती है। देखो मैग्नीशियम की बाहरी कक्ष में कितना था, यहाँ से देखो, मैंने कभी बताया था ना, कितना था बाहरी कक्ष में, 2। तो आप मैग्नीशियम के बाहरी कक्ष में 2 हैं, तो ये 2 मैंने 2 बिंदु लगा दिए। अब Mg को मैंने बिंदु से दिखाया है, तो क्लोरीन को मेरे को किसी और तरीके से प्रदर्शित करना पड़ेगा। और क्लोरीन के बाहर में कितने हैं, 7 हैं, तो 7 बनाना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7, ठीक है।
MgCl2 होगा ना, Cl2 होगा, MgCl2। Cl2 क्यों लगा, इसका भी एक रीज़न है, ठीक है। देखो MgCl के लिए MgCl2 फार्मूला क्यों बना, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला MgCl2 क्यों बना, इसका हिंदी में नाम क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये है इसका हिंदी में नाम। मैग्नीशियम का सेंस का मतलब Mg, क्लोराइड का मतलब Cl। तो देखो Mg के पास कितना था, 2 था, क्लोरीन के पास कितना था, 1 था, तो ये यहाँ चला जाता है और ये यहाँ आ जाता है, तो Mg, एक कम Mg, ये 2 यहाँ आ गया, Cl2, ये सेंस बनता है, ठीक है। तो Mg तो ये हो गया, क्लोरीन के कितने लेने पड़ेंगे मेरे को, 2 मोल। सात। अब देखो इसने इसको 1 दे दिया, एक साझेदारी करी है ना, इसने इसको 1 दे दिया बल्कि पूरा, इसके पास 7 थे बाहर, 1 आ गया, तो अष्टक पूर्ण हो गया। अब ये भी इसको 1 दे देगा, साझेदारी करेगा ना, ये भी इसको 1 दे दे रहा है, तो इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। देखो इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, 7 थे बाहर, 1 यहाँ आ गया, 8 हो गया। क्लोरीन था, इधर भी 7 था, इसने 1 दे दिया, 8 हो गया। तो प्रॉपर लिखा कैसे जाता है, Mg के पास 2 ज़्यादा थे तो 2 प्लस, और क्लोरीन के कितने मोल है, 2, तो यहाँ 2 लिख दिया, और इसके पास देखो 7 थे ऑलरेडी, 2 है ना, ये 1 2, तो यहाँ 2 लिख दिया, 2 2 4 2 6 7, और इसने 1 दिया, तो जो दिया उसको ऐसे दिखा दिया। इसे बोला जाता है, प्रॉपर वे में ऐसे लिखना, इसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बना ये हमने दिखाया, ठीक है। अब मैं आपको एक दे रहा हूँ, वो आपको घर से बनाना है, NaCl का, सोडियम क्लोराइड का, NaCl का बनाना है। इसे आप पूरा बना हुआ है, इसे आप पहले खुद से ट्राई करोगे, खुद से ट्राई करना फिर बनाना, ठीक है। आसान है, आसान वाला मैंने आपको छोड़ दिया, इसे आप खुद से करना। अच्छा ये चीज़ हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, ठीक है। तो ये क्रियाकलाप आप खुद से पढ़ लेना, मेन टॉप मुद्दे पे आ जाते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है आयनिक यौगिकों के निम्न सामान्य गुणधर्मों पर आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ से पढ़ो। तो पहला गुणधर्म क्या है, भौतिक प्रवृत्ति। कह रहे हैं आयनिक का मतलब क्या होता है, जिसमें धन और ऋण आयनों का प्रतीत होता है, उसे हम आयनिक बोलते हैं, आयन, धन आयन, ऋण आयन, है ना। भौतिक प्रवृत्ति कहते हैं धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं, जब दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ठोस होते हैं और कठोर होते हैं, और इसका अगर दबाव डालोगे तो ये भंगुर हो जाता है और टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है। ये इसकी भौतिक प्रवृत्ति है। गलनांक एवं क्वथनांक के बारे में क्या कहोगे आप आयनिक यौगिकों के बारे में, कह रहे आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। जो आयनिक होते हैं ना, उनके बीच में जो आकर्षण होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है, मजबूत होता है। और कोई अगर जोड़ मजबूत है ना, मतलब अगर आप 2 भाई हैं जिनके बीच में बहुत गहरा प्यार है, अगर उनको दोनों भाइयों को अलग करना है ना, तो अगर कोई तीसरा बंदा चाह रहा है तो उनको अलग करने के लिए बहुत उसको पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत कूटनीति चलानी पड़ेगी, है ना। वही चीज़ यहाँ पर है, कह रहे हैं इनके बीच मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। इसी वजह से इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है बहुत उच्च होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अगला टॉपिक क्या है, घुलनशीलता। कह रहे हैं वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। जल में तो ये घुल जाता है, ठीक है, लेकिन केरोसिन में, पेट्रोल में ये घुलते नहीं हैं, जल में घुल जाता है, ठीक है। फिर बोल रहे विद्युत चालकता कैसी होती है इनकी,
क्या है, किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रॉन की ओर गमन करने लगते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिकों की विद्युत चालन नहीं करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठोस अवस्था में आयनिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण ठोस में जो संरचना होती है ना, वो एकदम पास होती है। आयनों की गति संभव नहीं हो पाती है। फिर आयन जो होते हैं ना, वो चल नहीं पाते हैं। देखो, अगर विद्युत का चलन चाहिए ना, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसका गमन होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं तभी विद्युत चालन होता है। अगर इलेक्ट्रॉन गमन ही नहीं कर पाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन चल ही नहीं पाएगा, तो विद्युत चालन कहाँ से हो जाएगा, है ना। तो ठोस में नहीं हो पाता। ठीक है, और फिर क्या बोल रहे हैं, लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चलन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में दूर होते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं एवं विद्युत चलन करते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इसको आप ज़रूर पढ़िए। तो इसके जो बॉक्स कंटेंट है वो अभी मैंने बता दिया। सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखी है। सो ये आप आराम से खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, सोडियम का मैंने अभी स्टार्टिंग पे ही बना दिया था, मैग्नीशियम का भी बना दिया था, ऑक्सीजन का मैं बता देता हूँ फटाक से। ठीक है, और MgO का निर्माण आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, Na2 का भी कर सकते हैं। इनको ट्राई कीजिएगा आप, नहीं होता मैं बता दूंगा। और ये जो क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, अभी हमने यहाँ पढ़ा था। आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि है ना, उनके बीच आयनिक आकर्षण बहुत, ये जो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका आंसर है। ठीक, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना आपको बनाने के लिए बोला है, तो वो आप आराम से बना सकते हैं, है कि नहीं। सो देखिए कैसे बनेगा। ऑक्सीजन का कैसे होता है, मैग्नीशियम को तो बता ही चुका था। ऑक्सीजन का 8 होता है, तो पहली कक्षा में 2 आ जाएगा, बाहरी में 6। तो ऑक्सीजन का बनाओगे, O लिख दो, बाहर कितने 6 हो गया, 6 कर दो। तो यानी कि इसको कितने चाहिए, 2 चाहिए। ऑक्सीजन पे -2 आता है। ठीक है, हो गया ऑक्सीजन का। तो ये सब क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं, और इसके आंसर्स तो मैं पहले बाद में क्योंकि वीडियो में करा ही दूंगा, आप ट्राई भी कर सकते हैं खुद। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका धातुओं की प्राप्ति। ठीक है, धातुओं की प्राप्ति कह रहे हैं, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी धातुओं का मुख्य स्रोत है। समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित रहते हैं। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है, जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, खनिज क्या है, अयस्क क्या है और गैंग क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा था कि व्हाट इज़ खनिज, अयस्क एंड गैंग। बहुत ही सिंपल है, समझा देता हूँ। मेरे मन को एक बात खटक रही है कि मैं आपको ये 2 क्वेश्चन के आंसर बता दूँ, Na2 और MgO, फिर आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं ना, सही रहेगा। चलिए हम बनाते हैं सबसे पहले Na2O का। ठीक है, Na2O का, Na2O यानी कि सोडियम के 2 मोल है, ऑक्सीजन का 1 मोल है। सिंपल सी बात है। देखो, सोडियम 11 होता है, पहली कक्षा में 2 आएगा, दूसरे में 8, 1 बचा, यानी अष्टक पूर्ण होने के बाद इसके पास 1 एक्स्ट्रा है, यानी कि Na1 पॉजिटिव। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है, ज़्यादा है। अगर इसको प्रॉपर वे में लिखना चाहो Na का, तो Na11 का Na का लिखना चाहोगे तो ये क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जुड़ेगा। फिर ऑक्सीजन का भी मैंने बताया था, जस्ट अभी बताया था। ऑक्सीजन का क्या होता है, 8 होता है, पहली कक्षा में 2 और बाहर में 6, तो यानी कि ऑक्सीजन को पूर्ण होने के लिए 2 चाहिए उसको, तो 2 नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जुड़ेगा, है ना। 2 ही नेगेटिव इधर जुड़ता है। जब चाहिए होता है तो बाएं तरफ जुड़ता है, जब एक्स्ट्रा होता है तो दाएं तरफ जुड़ता है इलेक्ट्रॉन। अब देखो, सोडियम है ना, सोडियम के कितने मोल है, 2 मोल है। 1 इधर लिख लो, 1 इधर लिख लो। एक एक्स्ट्रा बच रहा है, बाहरी कक्ष में 1 है,
एक बाहर एक बाहर, प्लस क्या चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाहर कितने होते हैं, 6 होते हैं। अभी मैंने बताया था ना ऑक्सीजन का 8 पहली कक्षा में, तो बारहवीं कक्षा में 6 दिखाना है आपको। 1 2 3 4 5 6 अष्टक पूर्ण करना है। 6 इसके पास है, ये इसको एक दे देगा 7, ये इसको एक दे देगा 8, हो गया अष्टक पूर्ण। तो ये तीर का निशान क्या बनेगा, Na पॉजिटिव 2, और ऑक्सीजन के पास तो 6 ऑलरेडी थे, 4 5 6, 2 इसने दे दिए, Na2O बन गया आपका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। ठीक है, आराम से बन गया। अब आप इसे तो खुद से बनाना भाई, MgO का, इसे आप खुद से बनाओ, होमवर्क है ये। जब तक खुद नहीं बनाओगे खुद से कुछ भी नहीं सीख पाओगे, है ना, इसे खुद से बना लेना। अब हम बात करते हैं खनिज, अयस्क एवं गैंग की। बहुत ही सिंपल है। देखो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये मेरी ज़मीन है, ठीक है, ये मेरी ज़मीन है। ज़मीन से मैंने खोदा, ये पूरा खोद दिया, मिट्टी विट्टी इसमें है सब। तो इसमें धातुओं के कण छुपे, जैसे ये सब धातु है। इसको मैंने बाहर निकाला, तो इसे मैं क्या बोलूँगा, खनिज। तो खनिज की परिभाषा क्या होती है, भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। ठीक है, आए समझ में। अब ये खनिज है, खनिज में ना धातु के कण वगैरह तो हैं ही हैं, धातु वगैरह हैं, उसके साथ साथ ना कुछ ये सब मिट्टी विट्टी भी है। अब क्या किया, ये जो मेरा पर्पटी से मैंने ये बाहर निकाला था, ये धातु है और ये मिट्टी विट्टी है, इस पे से मैंने शुद्धिकरण किया, थोड़ा शुद्धिकरण किया, मतलब साफ़ किया। बहुत प्रोसेस होते हैं, अभी पढ़ेंगे। शुद्धिकरण करके मैंने क्या किया, मैंने ना धातु को अलग निकाल दिया। ठीक है, तो जो अब ये जो मिला इससे मैं क्या बोलूँ, अयस्क। तो कहते हैं इसका परिभाषा क्या होता है, उन खनिजों को, ये खनिज थे मेरे टोटल, है ना, मैंने भूत प्रॉपर्टी से खनिज निकाल, अब खनिज से अयस्क निकलेगा, ये मेरा अयस्क है। देखो कह रहे हैं उन खनिजों को जिनसे लाभप्रद ढंग से धातु का निष्कर्षण किया जा सकता है, अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पीएस। एक उदाहरण दे देता हूँ, पीबीएस को बोलते हैं गैलेना। क्या नाम है इसका, गैलेना, इसका उदाहरण। अब आपके मन में आता होगा भाई गैंग क्या है, व्हाट इज़ गैंग। तो जो अशुद्धि होती है, मिट्टी धूल वूल जो भी है ना, वो हमारी क्या है, गैंग है। अशुद्धि, सारी अशुद्धि, धूल के कण, मिट्टी, ये सब हमारे गैंग है। ठीक है, तो गैंग में आप क्या लिखोगे, जब कभी अयस्क का भूखनन होता है तो खनिज अयस्क बालू एवं चट्टानी पदार्थों से संदूषित होते हैं, मतलब उसमें बालू वगैरह मिट्टी लगे हुए होते हैं। खनिजों में बालू तथा चट्टानी पदार्थों की जो अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं उसे हम गैंग कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि खनिज क्या होते हैं, अयस्क क्या होते हैं और गैंग क्या होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि ये क्या होते हैं। ठीक है, अभी इसमें शायद एक टॉपिक आएगा मिश्र धातु, है क्या, देख लेते हैं, दिख तो नहीं रहा है मिश्र धातु। तो थोड़ा मैं बता देता हूँ मिश्र धातु क्या होते हैं। देखो मिश्र धातु क्या होता है, जब धातु और अधातु को मिलाकर कोई तो बनाया जाता है ना, उसे हम बोलते हैं मिश्र धातु। आगे पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में मिश्र धातु के, तो बताना ज़रूरी होगा। नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट हैं, जो टॉपिक से बाहर भी थोड़े थोड़े, वो भी पकड़ के हम लाएंगे, टेंशन मत लो। अब आता है धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं को निष्कर्षण करने के लिए ना कई सारी विधि हैं। ठीक है, कई सारी विधि हैं, जैसे ये अयस्क का, जैसे अयस्क का सांद्रण, ये अलग अलग टाइप के हैं। उच्च अभिक्रियाशील धातुएँ होती हैं, मध्य अभिक्रियाशील धातु होती हैं, निम्न अभिक्रियाशील धातु हैं। तो इनके टाइप के आधार पर इनको निष्कर्षित किया जाता है। जैसे निम्न अभिक्रियाशील धातु हैं तो सल्फाइड अयस्क, फिर भर्जन करो, फिर धातु मिलेगी, फिर उसका परिष्करण करते हैं। उच्च अभिक्रियाशील धातु होगी तो गलित धातु का विद्युत अपघटन करो तो आपको शुद्ध धातु मिलेगी। अगर मध्यम है तो 2 टाइप के हो सकते हैं, कार्बोनेट अयस्क हो सकते हैं, सल्फाइड अयस्क हो सकते हैं। कार्बोनेट अयस्क हैं तो उसको निस्तापन करो,
सल्फाइड आयस्क है तो उसको भर्जन करो। निस्तापन क्या होता है, भर्जन क्या होता है, वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, निस्तापन भी क्रिया, भर्जन भी। उसके बाद क्या करते हैं, धातु का ऑक्साइड मिलता है हमें, उसको क्या करना होता है, अपचयन करना होता है, और उसके बाद हमें धातु का शोधन करना होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, अगला टॉपिक है अयस्कों का समृद्धिकरण। ये चीज़ क्या है, कह रहे पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसे अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक रासायनिक गुणों पर आधारित होते हैं। दिखाया था ऊपर अभी टेबल। इस पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीक अपनाई जाती हैं। गैंग क्या होता है वो भी मैं बता ही चुका था पहले। अब टाइप के आधार पर अलग अलग प्रक्रिया हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातु का निष्कर्षण। मतलब जो धातु सक्रिय श्रेणी में सबसे नीचे हैं उनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो धातु निष्कर्षण के लिए एक विधि है सबसे ज़्यादा पूछी जाती है एग्ज़ाम में, वो है विद्युत अवकटनी विधि। ये जो दिख रहा है ना आपको एग्ज़ाम टिप, ये वाला बहुत पूछा जाता है इसको। ठीक है, तो पहले निम्न वाला पढ़ लेते हैं फिर उच्च वाला पढ़ेंगे। ठीक है, सो इसमें एक टॉपिक आएगा आपका निस्तापन, जारण या भर्जन। ठीक है, और एक क्वेश्चन आएगा धातु एवं अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर बताओ। तो ये सब जो क्वेश्चनों के आंसर है ना वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारा लेके आऊँगा और सब कुछ डिस्कस करेंगे आराम से। एक आपको मिलेगा क्या थर्मिट अभिक्रिया, फेन प्लवन प्रक्रम, ये अलग अलग तरीके की चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ते हैं। कह रहे सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं काफ़ी अनभिक्रिय होती हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, सिर्फ गर्म करने से, यानी कि भर्जन का विक्रिया इसमें लाभदायी होती है। उदाहरण के लिए सिनाबार जिसका फॉर्मूला होता है HgS, मरकरी एक अयस्क है। वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मरकरिक ऑक्साइड में परिवर्तित होता है और अधिक गर्म करने पर यह मरकुरिक ऑक्साइड मरकरी में प्राप्त हो जाता है। सिर्फ गर्म करने से ही हमें शुद्ध धातु मिल जा रहा है। पहले यह अभिक्रिया होगी फिर ये होगी। ठीक है, और एक दे रखा है उदाहरण, इनको भी लिख लेना। ठीक है, अगला टॉपिक है सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। मतलब जो बीच वाले होते हैं, ठीक है, मध्यम अभिक्रियाशील धातु, उनका कैसे होता है। तो उनके लिए हमारे पास जो नियम है वो है भर्जन और निस्तापन। ठीक है, कह रहे सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। प्रकृति में यह प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातुओं को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है। इसीलिए अपचयन से पहले धातुओं के सल्फाइड एवं कार्बोनेटों को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक है। ठीक है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भर्जन क्या होता है, भर्जन किसे कहते हैं, निस्तापन किसे कहते हैं, प्रगलन किसे कहते हैं। तो यहाँ लिखा है, यहाँ से सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। फिर नेक्स्ट, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। अब वायु की मात्रा सीमित रखनी है लेकिन ताप को बढ़ा देना है और यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निस्तापन। ठीक है, जिंक के अयस्कों को भर्जन एवं निस्तापन के समय निम्न रासायनिक अभिक्रिया होती है। ये भर्जन किया पहले फिर निस्तापन किया और इसके बाद ये प्रोसेस करोगे तो आपको शुद्ध जिंक मिल गया। तो एग्ज़ाम में ये उदाहरण डाल सकते हो। ठीक है, अभी सेकंड वीडियो भी आएगी
टॉपिक वाइज चीज़ों को और हम डिस्कस करेंगे। अभी तो ये इतना समझोगे तो वो भी बहुत है, तब हम उन क्वेश्चनों को जब हम करेंगे ना तो आपको बहुत ईजी लगेगा सब कुछ। थर्मिट अभिक्रिया क्या है? थर्मिट अभिक्रिया के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पता करेंगे, ठीक है, चित्र सहित, क्योंकि क्वेश्चन बना लाऊंगा ना मैं, उसमें डिस्कस करूँगा। थर्मिट अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ, ठीक। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। जो सबसे ऊपर होते हैं उनका निष्कर्षण कैसे होता है? उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है? गलित धातुओं का विद्युत अपघटन करेंगे, हमें शुद्ध धातु मिल जाएगा। प्रगलन विधि यहाँ पर यूज होती है। कह रहे अभिक्रियाशील श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यंत अभिक्रियाशील होती हैं। इन्हें कार्बन के साथ गर्म कर इनके यौगिकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं से परिकर्षित नहीं किया जा सकता है। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। ये इनकी जो बॉन्डिंग होती है ना, कार्बन की अपेक्षा किससे अधिक बॉन्ड रखते हैं वो? ऑक्सीजन से। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए देखो, जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं इसमें वो क्या है? विद्युत अपघटनी, ठीक है। कह रहे उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कैथोड पर धातुएं निक्षेपित हो जाती हैं तथा एनोड पर क्लोरीन मुक्त हो जाती हैं। और अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है। कैथोड पर ऐसे होता है, एनोड पर ऐसे होता है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनी अपचयन से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। ये है। अगला टॉपिक है धातुओं का परिष्करण। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार पूछा जाता है। ये कह रहे ऊपर वर्णित विभिन्न अपचयन प्रक्रियाओं से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती हैं। जो अभी हमने प्रक्रिया सीखी, जारण, निस्तापन, भर्जन वगैरह वगैरह, उसके बावजूद भी जो धातु में मिलता है उसमें भी कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं। उन अशुद्धियों को दूर करना भी करोगे तब जाके शुद्ध धातु हमें मिलती हैं। कह रहे इनमें अपद्रव्य होते हैं जिन्हें हटाकर भी शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती हैं। धातु से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है। ये है टॉपिक कि विद्युत अपघटनी परिष्करण क्या होता है, कैसे होता है। तो एग्ज़ाम में आएगा तो ये चित्र बनाना है और ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको। मैं आपको समझा रहा हूँ, चित्र ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। कह रहे कॉपर, जिंक, टिन, निकिल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसे अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातुओं को एनोड पर, ये एनोड है ना, अशुद्ध धातु को हम एनोड पर तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। ये कैथोड है शुद्ध धातु की, जिन्हें चित्र 3.2 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित किया जाता है। और ये जो विलयन है ना, वो कैसा विलयन? अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन है। और ये जो टैंक है वो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये काला काला काला, ये हमारा, ये तो पूरा टैंक है। और टैंक के अंदर ये क्या है? देखो काला काला एनोड पंख। ये जो अपद्रव्य है हमारे, जो गंदगी है वो नीचे आ जाती है, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं? विद्युत अपघट्य से जब धारा प्रवाहित की जाती है, ये जो विद्युत अपघट्य है ना, ये जो पानी, इसमें जब हम विद्युत देंगे, धारा देंगे, बिजली देंगे, तो क्या होता है? तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु, जो एनोड पर है ना अशुद्ध धातु, यहाँ पर है और यहाँ पर शुद्ध धातु है। सॉरी, एनोड यहाँ पर है, एनोड यहाँ पर है अशुद्ध धातु। कह रहे हैं एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। ये जो अशुद्ध धातु है, ये जो विद्युत अपघट्य में ना यहाँ घुल जाती है इसके साथ। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है और विलय अशुद्धियाँ विलयन में रह जाती हैं। और जो भी अशुद्धियाँ होती हैं ना, वो नीचे रह जाती हैं।
तथा अविलीय अशुद्धियाँ एनोड तली में निक्षेपित हो जाती हैं, जिसे एनोड पंख कहा जाता है। और जो भी अशुद्धियाँ होती हैं वो नीचे जाती हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं? एनोड पंख, अपद्रव्य को। तो इसको पूरा लिखना है यहाँ से यहाँ तक, और ये चित्र बनाना है। एग्जाम में ये 5 नंबर का आता है। संचारण क्या होता है, ये टॉपिक हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, और ये जो क्वेश्चन आंसर है ये मैं पहले ही सारे बता चुका हूँ, ठीक है ना। खनिज क्या है, आयस्क क्या है, गैंग क्या है, फिर बोला 2 धातु के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, सोना चांदी, है ना। ये इसका आंसर थर्ड वाले का भी सब बता चुके हैं पहले। संचारण के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। संचारण का मतलब जंग लगना, संचारण की सुरक्षा, पेंट करना, है ना। ये सब हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। तो जो पढ़ चुके हैं उससे दोबारा पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। जो टॉपिक हमारा अब आ रहा है वो है मिश्र धातु, ठीक है, उसे हम पढ़ लेते हैं। यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। इसे तैयार करने के लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है, मतलब द्रव के रूप में लाया जाता है, एवं तत्पश्चात दूसरे तत्व को एक निश्चित अनुपात में इसमें विलीन किया जाता है। फिर इसे कमरे के ताप पर शीतलीकृत ठंडा किया जाता है, और फिर जो हमें मिलता है उसे वो होता है मिश्र धातु। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है मिश्र धातु किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे? 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। इसे तैयार करने के लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है, उसके बाद दूसरे तत्व को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, और फिर इसे कमरे के ताप पर ठंडा किया जाता है। तत्पश्चात हमें क्या मिलता है? मिश्र धातु मिलता है। अब ये क्वेश्चन भी आता है, देखो शुद्ध सोने का जो होता है ना 24 कैरेट का होता है, और 24 कैरेट का सोना कोई नहीं पहनता। अगर आप पहनोगे ना 24 कैरेट का सोना, तो वह गर्मी में बाहर जाओगे तो वो पिघल जाएगा, पिघल के आपके गले से गिर जाएगा। आमतौर पर जो सोना हम पहनते हैं वो 18 कैरेट का होता है, उसमें 6 कैरेट की अशुद्धियाँ मिलाई जाती है जानबूझकर, उसकी कठोरता बढ़ाने के लिए, उसकी चमक बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसके टिकाऊपन को बढ़ाने के लिए वही लिखा है। क्या आप जानते हैं शुद्ध सोने का 24 कैरेट कहते हैं तथा काफ़ी नरम होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए यह उपयुक्त नहीं होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। भारत में अधिकांशतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। इसका तात्पर्य यह है कि 22 भाग शुद्ध सोने में 2 भाग तांबा या चांदी मिलाया जाता है, ठीक है। तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। तो 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट का सोना लोग आमतौर पर पहनते हैं। यदि कोई एक धातु पारद है और उसमें मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। शुद्ध धातु की अपेक्षा उसकी मिश्र धातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक कम होते हैं। जो मिश्र धातु होते हैं ना उनकी जो विद्युत चालकता है वो कम होती है, मतलब विद्युत पास करोगे ना तो उतनी विद्युत अच्छे से पास नहीं होती जितना शुद्ध धातु में होता है, और इसका गलनांक भी बहुत कम होता है। उदाहरण के लिए अगर मिश्र धातु उदाहरण दें तो तांबा, जस्ता, ये मिश्र धातु है। तो यहाँ पर फिर से देखिए एक चीज़ पूछा गया, लगभग 1600 वर्ष पूर्व भारत के लौह कर्मियों ने दिल्ली में एक लोहा स्तंभ बनाया। ये चित्र दे रखा है। उन्होंने जंग से लोहे को बचाने के लिए एक विधि विकसित की। इस स्तंभ की जंगता से प्रतिरोधकता का अवलोकन विश्व के कई वैज्ञानिक कर चुके हैं। यह स्तंभ कुतुब मीनार के निकट स्थित है। यह लोहा स्तंभ 8 मीटर ऊंचा तथा इसका भार 6 टन है, लेकिन इस पर जंग नहीं लगता है, ठीक है। ये लोहे का स्तंभ है। तो ये सोचते हैं कि इसमें जंग क्यों नहीं लगता, ठीक है। कह रहे मिश्र धातु कांसा विद्युत के कुचालक हैं, लेकिन ताम्र का उपयोग विद्युत परिपथ बनाने के लिए भी किया जाता है। शीशा एवं टिन मिश्र धातु शोल्डर है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए भी किया जाता है। तो ये चैप्टर हमने पढ़ लिया है, इसके छोटे मोटे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और आपने क्या सीखा इसको ज़रूर आप पढ़ लेना, ठीक है। अब इसके जितने भी बोर्ड के क्वेश्चन हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, टोटल सब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। और ये अगर आपने ढंग से पढ़ा है जो मैंने अभी आपको पढ़ा है, वहाँ पर भी मैं चीज़ों को समझाऊंगा आराम से, क्वेश्चनों को सिर्फ दिखाऊंगा नहीं, समझाते हुए चलूँगा, और आप भी समझते हुए पढ़ना।
ये नहीं कि नोट्स मिल के PDF मिल के डाउनलोड कर ली, खुद से पढ़ोगे फिर रटना पड़ेगा आपको। लेकिन मैं जब समझा दूंगा तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप समझ के ही हो जाएगा। एक बार पढ़ोगे, समझा दूंगा, काम ख़त्म। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो सब करा देंगे, और उसके बाद जो हम पढ़ेंगे कार्बन लेवल उसके यौगिक, ये वाला चैप्टर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करो। मैथ भी पढ़ा रहे हैं, उसको भी देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।